मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 71st बीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न संरचना, सिलेबस, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है और साथ ही वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए, कितने पेजों में लिखा जाना चाहिए, कितना पेज मिलता है और कितने पेज में लिखने से अच्छा मार्क्स मिलता है। इन सभी बातों का हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यह जो पूरा डिस्कशन है नवीनतम पैटर्न न्यू सिलेबस के बेस पे है, जो कि 68 बीपीएससी से लागू है। तो दोस्तों, आप यदि निश्चित सफलता चाहते हैं तो आपकी रणनीति कैसी है, यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। एक अच्छी रणनीति के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। 71st बीपीएससी की जो संरचना है, पाठ्यक्रम है, इसकी बात करें तो मुख्य परीक्षा में कुल 10 से 20 अंकों की परीक्षा होती है और इसमें 900 अंक की लिखित परीक्षा है और 120 अंकों की जो है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट इन 10 से 20 अर्थात 1020 अंकों के आधार पर बनती है। यदि हम लोग देखें टोटल पेपर का नाम कौन कौन सा पेपर होता है, तो सबसे पहले एक हिंदी का पेपर होगा, GS1, GS2, निबंध का पेपर, वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट और साक्षात्कार। यहाँ इतने सब्जेक्ट जो है ये लिखित है और ये इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। बात करें हिंदी की तो हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मात्र आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं टोटल 100 मार्क्स में और इसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं कुल, और मेरिट में इसको शामिल नहीं किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। GS पेपर 1 की बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं, कुल 300 अंकों का ये पेपर होता है, कुल 3 घंटे समय मिलता है और इसे मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। पेपर 2 की बात करें, GS पेपर 2, ये भी डिस्क्रिप्टिव है, कुल 300 अंकों का यहाँ पे परीक्षा होती है, 3 घंटे का समय मिलता है और इसे भी मेरिट में शामिल किया जाता है। निबंध की बात करें तो ये भी डिस्क्रिप्टिव है, 300 अंकों का पेपर होता है, 3 घंटे समय मिलता है, इसे भी मेरिट में शामिल किया जाता है। वैकल्पिक विषय, आप जो भी वैकल्पिक विषय लिए होंगे उन वैकल्पिक विषय में से आपको 100 MCQ 100 प्रश्न होंगे और उसमें से आपको 3 घंटा मिलेगा और यहाँ भी इसे भी मेरिट में शामिल नहीं किया जाता, इसमें भी बस क्वालिफाइंग नेचर है। और साक्षात्कार इंटरव्यू की बात करें तो यह 120 अंकों का होता है, इसका भी मार्क्स जो है मेरिट में शामिल होता है। इस तरह से 10 से 20 अंकों का आप इसे जोड़ सकते हैं। 300 का 3 पेपर तो 900 हो गया और 120 का इंटरव्यू, सब मिला करके 10 से 20 मार्क्स पे आपका मेरिट बनता है, अंतिम मेरिट। बीपीएससी के नए पैटर्न कब से शुरू है, तो 68 बीपीएससी से बीपीएससी के नए पैटर्न शुरू है। इसके अनुसार जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है अब केवल क्वालिफाइंग है और वस्तुनिष्ठ MCQ टाइप के होते हैं और इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, बस ये क्वालिफाइंग होता है। जो हिंदी समान हिंदी है ये क्वालिफाइंग नेचर का है और उद्देश्य क्या है समान हिंदी परीक्षा लेने का, कि व्यवहारिक जानकारी का परीक्षण हो सके और साथ ही जो सिलेबस है उसमें निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण सब मिला करके 100 मार्क्स के प्रश्न होते हैं और इसमें आपको 30 अंक लाने होते हैं। बात करें बीपीएससी परीक्षा मेंस के GS पेपरों की, कौन कौन से सेक्शन होते हैं और किस सेक्शन से किस सब्जेक्ट से प्रश्न होते हैं, कुल कितने अंक के प्रश्न होते हैं, प्रश्न की संरचना कैसी होती है, प्रश्न के प्रकार कैसे होते हैं, प्रति प्रश्न कितने अंक होते हैं और शब्द सीमा क्या है, इन सब की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए ताकि आप अच्छे स्ट्रेटजी से आप एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। तो सेक्शन 1 GS पेपर, सेक्शन 1 टोटल GS पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आधुनिक इतिहास और संस्कृति, मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड प्रश्न होते हैं और कुल 114 अंकों के। उसी तरह से सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है, ये भी कुल 114 अंकों के। और सेक्शन 3 जो है स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी विश्लेषण 72 अंकों के। तो इस तरह से तीनों को जोड़ करके कुल 300 अंक होता है। बात करें जो हिस्ट्री है एंड आर्ट एंड कल्चर है, इससे प्रश्न की संरचना, इसमें आपको 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों के जवाब देने होते हैं और उसमें से जो 2 है वो दीर्घ उत्तरीय देने होते हैं। तो 5 जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको ऐसे लिखा जाएगा, आपको 1 नंबर का 1, 2,
3, 4, 5 ऐसे 5 तक रहेगा और इनमें से आपको चूज नहीं करना, पांचों के पांचों जवाब देना अनिवार्य है। ये 5 लघु उत्तरीय है। बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न की तो ये 7 या 8 अंक के होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसे कि 1 नंबर में 5, ये हो गया रोमन वाला, फिर 2 नंबर शुरू होगा, 2 का होगा ए, 2 का बी। आप इन दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट करना है। आपको जो लिखना है जिस पे आपकी अच्छी पकड़ है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पढ़े हैं, रिवीजन किए हैं, उन्हीं प्रश्न को चुन करके आप लिखते हैं और एक को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हो गया। इसके बाद आता है इतिहास में ही, या कह सकते हैं सेक्शन 1 में प्रश्न संख्या 3 का भी ए होगा और 3 का बी होगा। आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे जिस पे आपकी अच्छी पकड़ होगी, उनको लिखेंगे और इस तरह से आप 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सेलेक्ट करके लिखेंगे और 5 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको लिखने ही लिखने होंगे। इस तरह से आपको कुल 114 मार्क्स का प्रश्न होगा। और ये जो दीर्घ उत्तरीय है ये या तो एक प्रश्न का 37 होगा या 38 अंक होगा। इस तरह से टोटल 400 से 500 शब्दों में लिखने होते हैं और ये लगभग 4 या 5 पेज में 400-500 शब्द आते हैं, 4 या 5 पेज। बात करें करंट अफेयर्स की तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसमें भी 5 लघु उत्तरीय, इसी पैटर्न पे 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 2 दीर्घ उत्तरीय होंगे। लघु उत्तरीय के लिए सेम वही मार्क्स है, वही शब्द है, दीर्घ उत्तरीय के लिए भी सेम बातें हैं। यदि बात करें सांख्यिकी की तो 72 मार्क्स के प्रश्न होंगे। इसका संरचना देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहला जो सेक्शन 1 है तो 1, 2, 3 तक आ गया सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में 3 तो 4, 5 और 6 ये नंबरिंग आ गया। यहाँ नंबरिंग आता है 7 और 7 नंबरिंग में 2 प्रश्न होंगे, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, और 8 नंबर में भी ये 2 होंगे, ए और बी। आप इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है आपको, 7A या 7B कोई एक बनाइए, 8A या 8B में से कोई एक बनाइए। आप जिसमें बनाने में कम समय लगे आप एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं, वही प्रश्न चुन करके बना सकते हैं, चूज करके बना सकते हैं। और 2 प्रश्न दोनों अनिवार्य, 2 प्रश्न होते हैं, दोनों में एक एक चुनना होता है, अर्थात 2 प्रश्न अनिवार्य है, 2 आपको बनाना ही है। इसमें दीर्घ उत्तरीय और ग्राफ आधारित प्रश्न होंगे। 36 मार्क्स के एक प्रश्न होते हैं, इसीलिए 36 गुना 2 72 मार्क्स के टोटल प्रश्न है। और सब मिलाकर के GS 1 पेपर 1 में कितने मार्क्स हो गए? टोटल 300 मार्क्स हो गए। GS पेपर 2 में सेक्शन, यहाँ भी 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन में पॉलिटी, दूसरे में इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, और तीसरे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पॉलिटी से 114 मार्क्स, और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से 114 मार्क्स, और साइंस टेक से 72 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स के यहाँ परीक्षा होंगे। फिर यहाँ भी संरचना जो है, प्रश्न की संरचना वैसे ही है। प्रश्न संख्या 1 में शुरू होते ही 5 ऑप्शन होंगे, 1 नंबर में 1 क्वेश्चन होगा, 2 में एक क्वेश्चन होगा। इसी तरह से लघु उत्तरीय 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न में से पांचों जवाब देने हैं। अब बात आती है प्रश्न संख्या 2 की, तो 2 में वैसे ही जिस तरह से पीछे देखे थे, 3 में वैसे ही। इसमें से आपको कोई एक चूज करके लिखना होता है सेम पैटर्न पे। लघु उत्तरीय 7 या 8 मार्क्स के, 100 से 150 शब्द में। दीर्घ उत्तरीय 37 या 38 मार्क्स के, 4 से 500 शब्द या 4 या 5 पेज में लिखने होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था या भूगोल की बात करें तो इसका भी सेम पैटर्न है, 5 लघु उत्तरीय, 5 लघु उत्तरीय। एक बहुत बड़ी बात है कि आपको GS पेपर 1 में आपको टोटल 10 लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने होते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से। और वही GS 2 की बात करें तो GS 2 में आपको सभी लघु उत्तरीय को एक साथ रखे तो 15 या 16, हमेशा 15 होता था, और 70वीं BPSC में 16 लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, और साइंस टेक में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ दिया गया था। इस तरह से 15 से 16 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक सेक्शन से 2 है तो 3 सेक्शन है तो 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये 21 या 22 प्रश्नों को लिखना होता है GS पेपर 2 में। और इस तरह से आप 300 अंकों के परीक्षा देते हैं। और जहां बात आती है निबंध की, तो निबंध के पेपर में कुल 300 प्रश्नों का निबंध का परीक्षा होता है। प्रश्न की संरचना ये 3 खंड में बटा होता है। खंड ए, सेक्शन ए जो होगा, सेक्शन 1 जो होगा, सेक्शन 1 में आपको 1 नंबर में 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन
उसी तरह से खंड बी में भी 4 क्वेश्चन होगा, खंड बी अर्थात इसमें भी 4 क्वेश्चन होगा, और खंड 3 में भी 4 क्वेश्चन होगा। आप 4 क्वेश्चन तक देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन सब में होता है। इन 4 में से आपको एक प्रश्न आपको 4 में से एक सिलेक्ट करना है, इन 4 में से एक सिलेक्ट करना है, इन 4 में से एक सिलेक्ट करना है। इस तरह से एक एक सिलेक्ट करके टोटल 3 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। 3 खंडों में से 3 निबंध, प्रत्येक खंड में से एक अनिवार्य रूप से लिखना होता है, और ये भी डिस्क्रिप्टिव होता है। और प्रत्येक खंड के जो एक प्रश्न होते हैं 100 अंकों के होते हैं, और इस तरह से 300 अंकों की कुल परीक्षा होती है। शब्द की सीमा जो है 700 से 1000 शब्द, और अच्छा माना जाता 7 से 8 पेज में निबंध लिखना, या ज़्यादा से ज़्यादा 9 पेज तक भी जा सकते हैं में निबंध लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का स्ट्रेटजी देखें तो पेज लिमिट का भी ध्यान रखना होता है। यहाँ पहले जो लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, शॉर्ट आंसर की, तो पृष्ठ जो है यहाँ पे 2 पेज मिलते हैं आपको, और 2 पेज में पहले पेज पे प्रश्न छपा होगा। अलग से भी आपको क्वेश्चन मिलता है, लेकिन आपको जो कॉपी है आपका, उस कॉपी पे भी प्रश्न छपा होगा, और उस कॉपी पे जो प्रश्न छपा होगा पहले प्रश्न के पृष्ठ जो है उसी पे प्रश्न छपा होगा, और बाद बाकी प्रश्न छपने के बाद जो बच जाता है उस पेज पे भी लिखना है। और दूसरा जो है पूरा पेज होगा, दूसरा जो पूरा पेज होगा, तो इसे आप मान सकते हैं 2 पेज, तो 2 पेज मिलते हैं आपको लघु उत्तरीय लिखने के लिए। यदि आप दोनों पेज पूरा पेज भरने लगते हैं तो आपको समय की कमी हो जाती है और कई प्रश्न छूट जाते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1 से 1.5 पेज लिख दे और क्वालिटी के साथ लिखे, विषय की व्यापक समझ और तेजी से अभिव्यक्ति करके लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है और अच्छा मार्क्स आता है। और पूरा भरने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि कई प्रश्न छूट जाते हैं, इसीलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। और अनिवार्य प्रश्न होते हैं, यहाँ सभी लिखने होते हैं। और ये कब लिखाएगा? जब आपको विषयों की व्यापक समझ होगी, आपने सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया है, उसे बार बार रिवाइज किया है, और बार बार आपने किसी टेस्ट में या खुद से सेल्फ से लिखा है, तब आप अच्छे से लिख पाते हैं। यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन 2 या 3 लाइन का, जिसे सेंटेंस बोलेंगे, 2 से 3 लाइन में डिफिनेशन देंगे, या हो सकता है उस प्रश्न का बैकग्राउंड लिखेंगे, या हो सकता है उस प्रश्न के संदर्भ में कोई कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। मुख्य भाग जो है 4 से 5 बिंदु पॉइंट में लिखना है, और एक छोटा सा डायग्राम और फ्लो चार्ट भी कम से कम एक बना देना है। निष्कर्ष तो 2 पंक्तियों में सकारात्मक भविष्य दृष्टि से अर्थात वे फॉरवर्ड की दृष्टि से यहाँ निष्कर्ष देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सभी विषयों पर अच्छी पकड़ ही उत्तर में गति लाएगा और यह निर्णायक साबित होगा आपके लिए। और 2 पंक्तियों का सकारात्मक और भविष्य की दृष्टि क्या हो सकता है, इसकी बात करें तो आपसे कोई एक टॉपिक पे पूछा गया, जैसे कि बेरोजगारी पे पूछा गया, बेरोजगारी पे प्रश्न पूछा गया, और आप बेरोजगारी लिखते लिखते आप लिख दिए कि आने वाले समय में यह बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसके दिशा में सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है। ये हुआ सकारात्मक प्रयास। एक नकारात्मक प्रयास होगा, नकारात्मक भविष्य लिखने वाला एक व्यक्ति होगा जो लिख देगा कि बेरोजगारी एक ऐसी भयावह चीज़ है जो कभी समाप्त ही नहीं होने वाला है, उसका मार्क्स कट जाएगा। आपको निगेटिव नहीं होना है। आपको पता है कि बेरोजगारी अभी कुछ दिनों तक, हाल फिलहाल के आने वाले दिनों तक 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल रहने वाला है, फिर भी आप ये नहीं लिखेंगे कि हाँ 20 साल तक बेरोजगारी रहेगा। आप बताएंगे कि हाँ बहुत जल्द इस पर सरकार काम कर रही है और बहुत जल्द ये बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी खत्म होने वाला है। मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। आप सकारात्मक रहेंगे हमेशा, और हमेशा संविधान के प्रति अपनी आदर दिखाएंगे, सरकार के प्रति अपनी आदर दिखाएंगे, अर्थात संविधान और सरकार के विरोध में जाके नहीं लिखना कुछ भी, इस बात का ध्यान रखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो इसमें पेज लिमिट जो है आपको 7 पेज मिलते हैं, और पहले पेज पर प्रश्न छपा होता है, और आप कितना लिखेंगे तो अच्छा माना जाएगा, तो 4 से 5 पेज लिख दीजिए, ये पर्याप्त है आपके लिए। और यहाँ जो प्रश्न की प्रकृति होती है, विकल्प के साथ 4 में से 2 को चुनना होता है, और पर्पस क्या है इसका, तो गहन विश्लेषण, तर्क और संतुलित दृष्टिकोण ही यहाँ आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा। यदि क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की बात करें, आंसर के स्ट्रक्चर की बात करें, तो आपको पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करना है। इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट लिखना है, जिस संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है उस संदर्भ में आप आगे क्या लिखने जा रहे हैं, इसी का जो 2 से 3 लाइन में
3 से 4 लाइन में लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं इंट्रोडक्शन, इसी को बोलते हैं भूमिका। आप आगे जो लिखने जा रहे हैं साथ ही भविष्य क्या है इसका वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड भी लिखते चलेंगे, तो ये भूमिका हो गया। और बात आती है उसमें और क्या क्या लिख सकते हैं परिचय में। आप यदि किसी चीज़ से परिभाषा संबंधित है उसका परिभाषा लिख सकते हैं, उस प्रश्न से संबंधित कोई हाल फिलहाल की घटना घटित हुई है वो लिख सकते हैं, उस प्रश्न से संबंधित कोई रिपोर्ट आया है जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी पे, या कोई हाल फिलहाल में सूचकांक जारी हुआ, इंडेक्स जारी हुआ है, कोई कमेटी का रिपोर्ट आया है, तो ये इन सभी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। ये अच्छा माना जाएगा और आप जितना करंट से जोड़ करके प्रश्नों को लिखते हैं उतना ही अच्छा मार्क्स आप पा सकते हैं। बात करें मुख्य भाग की बॉडी की, तो सब हेडिंग के साथ लिखिए, डेटा फैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करिए, जिसमें नीति आयोग का डेटा हो सकता है, सेंसस का रिपोर्ट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैप का प्रयोग करिए। सपोज करिए बिहार में आपको दिखाना है औद्योगिक विकास, बिहार का औद्योगिक विकास, तो आप औद्योगिक विकास में ये भी दिखाएंगे कि बिहार कहाँ बाढ़ प्रभावित है, कहाँ सूखा प्रभावित है, कहाँ औद्योगिक विकास की अधिक संभावना है, कहाँ हो चुका है, कहाँ होने की संभावना है, कहाँ मैन फोर्स है, कहाँ कच्चे माल की आपूर्ति है, जैसे कि आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दिखाना है। तो आप कृषि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ बिहार, नॉर्थ का वेस्ट पार्ट जहाँ पे अधिकतर कृषि होता है, ईस्ट पार्ट जहाँ पे कृषि होता है, उनको आप मैप में दिखाएंगे। साथ ही डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के साथ फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप बता सकते हैं कोई भी चीज़ है, कोई भी समस्या है, तो समस्या कौन कौन से है आप लिख सकते हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है और शिक्षा है। इस तरह से लिख देना, यही क्या कहलाता है, आपका फ्लो चार्ट हो गया। ये देखने में आपके जो आंसर राइटिंग है उसको आकर्षक बनाता है और कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ दिख जाता है। यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है। अब बात आई कि कोई भी प्रश्न है तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट होगा, दोनों डायमेंशन होगा, तो आप दोनों को संतुलित करके लिखे। ऐसा ना कि निगेटिव खूब लिख दिए और पॉजिटिव लिखे ही नहीं। निगेटिव कम में लिखे, 2 से 3 लाइन में निगेटिव लिखे, और यदि 3 लाइन निगेटिव लिखते हैं तो 5 लाइन कम से कम पॉजिटिव लिखिए, तब आपका आंसर संतुलित होता है। निष्कर्ष की बात आती है तो बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए। बैलेंस तब होगा, निगेटिव पॉजिटिव सभी एस्पेक्ट को दिखाएंगे। इसका करेंट क्या रिलेवेंस है, हिस्ट्री में क्या था, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी चीज़ को जितना भी हो पाए वे फॉरवर्ड लिखेंगे, जिसमें हम वे फॉरवर्ड में क्या क्या आएगा, आगे की राह, आगे क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या करना शेष है। आप यदि सरकार का भाग बनते तो क्या कर सकते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, ये सुझाव देना है, नीति का सुझाव देना है, और एक ऐसा सॉल्यूशन बताना है जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि सभी पीढ़ी के लिए उपलब्ध हो सके। इस बात का ध्यान रखें। एक की टिप्स याद रखेंगे कि गुणवत्ता पर ध्यान देना है, केवल पेज भरना जरूरी नहीं होता है। आप पेज यदि पूरा भी भर देते हैं तो आप टॉपर बनने की आपकी संभावना कम है। यदि आप 1 से 2 पेज कम भी लिखते हैं लेकिन आप क्वालिटी के साथ लिखते हैं तो आप टॉपर बन सकते हैं। निबंध, तो निबंध क्या होगा, निबंध में पेज आपको कितने पेज मिलता है, तो 12 पेज मिलता है। 12 पेज में 12 पेज को नहीं भरना है। पहले पेज पर प्रश्न छपा होगा और जो ये गलती से टैप हो गया, तो 12 पेज मिलेगा। और कितना लिखना सही रहेगा, तो 8 से 9 पेज लिखना आपके लिए बहुत सही रहेगा। इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता है। और यहाँ पे ABC 3 सेक्शन में से एक प्रश्न लिखना है। विचारों की गहराई दिखनी चाहिए आपके निबंध में। आप तर्क के साथ प्रस्तुति होनी चाहिए और साहित्यिक अभिव्यक्ति। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी सिर पर नहीं है। आप लिख रहे हैं, सपोज करते हैं अर्जुन के बारे में, महाभारत के अर्जुन के बारे में आप लिख दिए, अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धारी योद्धा था, उनकी विवाह द्रौपदी के साथ हुई थी। अब इस लिखने का कोई ये नहीं है। आप यदि किसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो आप उनके शुरू से अंत तक, कैसे जन्म हुआ, जन्म के बाद उसकी शिक्षा कैसे हुई, शिक्षा के बाद विवाह कैसे हुआ, विवाह के बाद उन्होंने राजपाट के लिए क्या किया, वनवास, ये एक सीरियली में लिखना ही कहलाता है। आप फ्लो के साथ लिखना एक साहित्यिक अभिव्यक्ति होगा। ये बात करें यदि परिचय की, आकर्षक शुरुआत हो सकती है इसमें, जिसमें कोट होगा,
किसी न किसी महान व्यक्ति का, जैसे राजेंद्र प्रसाद हो सकते हैं, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बड़े बड़े व्यक्ति, रूसो, टॉल्स्टॉय इत्यादि का आप कोट लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके आस पड़ोस में या देश दुनिया में जो भी घटना घट रही है उस टॉपिक से संबंधित उसको लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट उसमें डाल सकते हैं। ये परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। बॉडी मुख्य भाग की बात करें तो यहाँ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल इत्यादि पहलू को, किसी भी टॉपिक को आप देखें, सोचे, बारीकी से समझे तो उसमें सभी एस्पेक्ट छुपा होता है। अब गरीबी ले ले, बार बार मैं गरीबी पे दे रहा हूँ क्योंकि गरीबी सदाबहार टॉपिक है, हर चीज़ में आ जाता है। गरीबी का सोशल एस्पेक्ट क्या है, गरीबी का पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, गरीबी का इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है, साथ ही कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल, ये सभी मिल सकता है। कोई भी टॉपिक आप जहाँ से जैसे खोजेंगे मिल जाएगा। साथ ही मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी रखे निबंध में। अनेक आयाम हो सकते हैं, राष्ट्रीय आयाम, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार के संदर्भ में। आप जितना जोड़ेंगे उतना ये जुटते चलेगा और एक अच्छा निबंध आपका बन जाएगा। निष्कर्ष की बात करें तो हमेशा निबंध जो है ऑप्टिमिस्टिक विजन होना चाहिए, सकारात्मक सोच दिखना चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए, अर्थात आप भविष्य का पॉजिटिव एस्पेक्ट से खत्म कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सशक्त पंक्ति लिख सकते हैं, गांधी जी का उदाहरण दे सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद का, नीति आयोग का। भाषा सरल होनी चाहिए, ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग मत करिए। ये प्रवाहपूर्ण अर्थात फ्लो होना चाहिए। इसमें सकारात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ व्यवहारिक दृष्टिकोण का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कहेंगे कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है हनुमान जी है, ऐसा नहीं कहेंगे। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं दिखाएगा, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं दिखाएगा। ठीक है, इस आधार पे आपके मार्क्स कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो एग्जाम्पल अच्छा सा देंगे, वैज्ञानिक तर्क के साथ देंगे। वैज्ञानिक तर्क जरूर ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक तर्क का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ध्यान रखना है, ताकि उसे स्पष्ट हो सके कि आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो सोच है वो वैज्ञानिक है। प्रश्न की मुख्य बातें समरी जितना चीज किए हैं, तो शॉर्ट में सभी अनिवार्य होते हैं, सभी लिखने होते हैं। इसके लिए आप कैसे सभी लिख पाएंगे, तो आपकी जो स्पीड हो वो अच्छा होना चाहिए, आपको सभी विषयों पर अच्छी पकड़ होना चाहिए। आप बार बार रूम पे आप टेस्ट सीरीज में और रूम पे इतना अभ्यास कर चुके हैं, इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आप किसी भी प्रश्न को बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं। इसकी आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और 1.5 पेज में बेस्ट आंसर माना जाएगा शॉर्ट आंसर, और लॉन्ग आंसर 4 से 5 पेज। इसमें विकल्प होते हैं, चुन के लिखने होते हैं। यहाँ डायग्राम, डेटा, बैलेंस आंसर जरूरी है। निबंध की बात करें 8 से 9 पेज में लिखिए आप निबंध। मल्टी डायमेंशनल करंट अफेयर्स लिंकेज जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स आप यदि लिंक करते हैं टॉपिक से तो आपका आंसर अच्छा माना जाता है। सरल भाषा और फ्लो मेंटेन होना चाहिए। तो फाइनल समरी हम लोग करें, आपके सफलता के लिए क्या होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात है कि जब से सिलेबस चेंज हुआ है, समय प्रबंधन, सभी स्टूडेंट समय प्रबंधन नहीं कर पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्जाम दे के आते हैं तो सुनते होंगे कि मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया, मेरा 4 क्वेश्चन छूट गया, और उसी में यदि कोई स्टूडेंट सभी प्रश्न को लिख लिया। आपको बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि पेज भरना जरूरी नहीं है, बस पेज भरने से ज़्यादा बेटर चीज़ है कि आप कम पेज में ही लिखिए, लेकिन सभी क्वेश्चन को टच करिए, सभी क्वेश्चन को लिखिए। 3 घंटे में लगभग 11 से 12 प्रश्न लिखने होंगे। और 11 से 12 कैसे, तो इस बात को एक बार और समरी कर ले। GS 1 में आपको इधर लिख देते हैं शॉर्ट, इधर लिख देते हैं लॉन्ग। GS 1 की बात करें, GS 1 में आपको शॉर्ट कितने लिखने हैं, 2 सेक्शन में 5-5, 10 शॉर्ट्स लिखने हैं। और लॉन्ग कितने लिखने हैं, तो 2-2 सभी सेक्शन में से 2-2 लिखने हैं, तो टोटल 6 हो गया। इस तरह से 15 या 16 प्रश्न हो गए। तो 11-12 प्रश्न शॉर्ट को छोड़ करके लिखा हुआ है। और इस तरह से आपको टोटल कितने, तो 6 और 10 16 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें शॉर्ट का 2 और 6 जो है लॉन्ग का। ये GS 1 की बात हो गई। GS 2 की मैं बात करूं तो GS 2 में टोटल प्रश्न यदि काउंट करूं तो 5-5 3 सेक्शन होते हैं, तो 15 होता है। लेकिन आप देखिए जो 70वीं मेंस हुआ है उसमें साइंस टेक से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दिया, अर्थात एक 6 मार्क्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, तो 16 हो गया। तो 16 शॉर्ट से हो जाएगा, और लॉन्ग से 2 दूनी 4 1 5 है लॉन्ग से। इस तरह से या तो 20 या 21 प्रश्न जो है आपको टोटल लिखने होते हैं GS 2 से।
इस बात का ध्यान रखेंगे। शॉर्ट लिखने के लिए पेज की संख्या बार बार बता दिए हैं, और लॉन्ग के लिए और ऐसे के लिए हर उत्तर में परिचय जरूर होना चाहिए, मुख्य भाग और निष्कर्ष अनिवार्य है। निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक और वे फॉरवर्ड होना चाहिए, भविष्य की दृष्टि वाला होना चाहिए। जितने भी कीवर्ड है उसे अंडरलाइन करते चले। डायग्राम फ्लो चार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। लिखावट थोड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो आज सिलेबस हो सकता था इससे संबंधित एग्जाम से रिलेटेड उन सभी को डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है, अब किस सब्जेक्ट से, जैसे कि हिस्ट्री के अलावा करंट अफेयर्स तो एग्जाम के आसपास देखा जाएगा। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, साइंस टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनसे कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं अभी तक पूछे गए हैं, जिसको करंट अफेयर से रिलेट करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे रिलेट करके अगला टॉपिक, अगला जो वीडियो है इसी पे आने वाला है। तब तक देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।